नमस्कार। साहित्यिकी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बाद उसके चिराग लौ देगा, बाद उसके चिराग लौ देगा, पहले एक लौ चिराग तक पहुंचे। जी हाँ, ये मशहूर शेर है हमारे आज के आमंत्रित युवा गजलकार का, श्री सुभाष पाठक जिया साहब, जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी जिले से ताल्लुक रखते हैं। इनकी कई गजलें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई हैं और हाल ही में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी से दिल धड़कता है गजल संग्रह प्रकाशित हुआ है। कई उपलब्धियों, कई सम्मानों से सम्मानित रहे श्री सुभाष पाठक जिया साहब का आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत शुक्रिया आपका। डीडी बिहार के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार और आपको और सभी दर्शकों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो शायरी का सिलसिला है वो आपका कब से शुरू हुआ और आपने इस कब कहाँ कार्यक्रम दिए हैं? मेरी शायरी का जो सिलसिला है वो मेरी पढ़ाई के दौरान ही शुरू हुआ। उस वक्त जब मैं 12th पास करके ही ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जा रहा था, उसी दरमियान मेरे अंदर साहित्य के प्रति एक लगाव पैदा हुआ और वो लगाव था संगीत के माध्यम से साहित्य तक पहुंचना। जो गजलें उस वक्त जहन में सुनने को मुझे मिलती थी, वो उमराव जान की गजलें हों, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, या और भी जो इस शहर का हर शख्स परेशान सा क्यों। तो वो जो गजलें थी जो संगीत के माध्यम से एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही थी, वहां से शायरी के लिए मेरा लगाव शुरू हुआ और पढ़ाई के दरमियान ही मेरी शायरी शुरू हुई। साथ साथ पढ़ाई के करते हुए मैंने शायरी पे बराबर काम किया और एक सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ है मेरा। आपकी पहली गजल कौन सी हुई जो प्रकाशित हुई और पहला मंच आपका कौन सा था? जी, मेरी जो पहली गजल पब्लिश हुई थी, वो गजल पहली पब्लिश थी मेरी के उजाले ही उजाले हैं, ये साए फिर भी काले हैं। उजाले ही उजाले हैं, ये साए फिर भी काले हैं, पता मत पूछे अपना हवाओं के हवाले। तो ये जो पहली गजल थी जो मेरी पब्लिश हुई थी और ये लगभग 2013 के आसपास पब्लिश हुई। मध्य प्रदेश शिवपुरी से एक जो मैगजीन निकलती है नई गजल, उस पत्रिका में मेरी ये पहली गजल पब्लिश हुई थी। उसके बाद अगर मैं पहली के उस दरमियान की कुछ और गजलों की बात करूं तो जुबान तक बात भूखे पेट की आने नहीं देती, जुबान तक बात भूखे पेट की आने नहीं देती, ये खुददारी तो हरगिज़ हाथ फैलाने नहीं देती। ऐसी कुछ गजलें हैं जो शुरुआत में मैंने कही। अगर बात करें कि पहला मंच कब मैंने शेयर किया, तो पहला मंच यूं कहिए कि अपने जिले में या अपने जगह पे तो बहुत सारे मंच में हमेशा से ही, जब मैं बताया कि पढ़ाई कर रहा था उसी दरमियान से मैंने मंच शेयर किए हुए हैं। लेकिन बाहर जाके दिल्ली में एक बड़े मुशायरे में मैंने अपना, मैं कहूँ कि वहाँ पे एक बड़ा मंच मैंने पहली बार शेयर किया, जहाँ पे मुझे आदरणीय गोपाल दास निधन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके सानिध्य में मैंने अपना काव्य पाठ किया। ये मेरे लिए बड़ी बात थी। तो क्या जो परिवेश था वो आपको बचपन से मिला और उर्दू का जो माहौल है गजलों के लिए जो खास मानी जाती है वो आपको बचपन से मिली या इसकी प्रेरणा आपको कहीं और से मिली? जी, अगर मैं अपने परिवेश की बात करूं, अपने घर के माहौल की बात करूं, तो ऐसे मेरे परिवेश में या ऐसे मेरे माहौल में कुछ नहीं था जहां से मैं शायरी की तरफ आता या उर्दू की तरफ आता। ये ऊपर वाले की एक देन है मेरे अंदर के, जो मुझे शायरी की तरफ खींचती रही हमेशा। और मुझे बचपन से ही ये कह सकता हूँ कि मुझे सुगम संगीत सुनने का बड़ा शौक था, जिसमें मैं हमेशा गुलाम अली साहब हों या जगदीश साहब हों, चित्राजी हों, ऐसे तमाम बड़े देश के मशहूर फनकारों को मैं सुनता रहा और एक वो ललक कहीं से पैदा होती है आपके लिए शायरी की। तो मेरे परिवेश में ऐसा कुछ नहीं रहा है, मेरे खानदान से कोई शायर, कोई कवि नहीं हुआ है और जिस जगह से मैं हूँ वहाँ उर्दू को लेके भी ऐसा कुछ खास माहौल नहीं है। जैसा कि मैं बताया आपको कि मैं गांव से हूँ और वहाँ शायरी या उर्दू को लेकर ऐसा कोई खास माहौल नहीं है। तो एक जो संगीत के माध्यम से मेरे अंदर एक ललक पैदा आई और उस वक्त मुझे गुलजार साहब को सुनना बड़ा पसंद होता था। जब उनके जो गाने आते थे वो एक असर करते थे मेरे जहन पे और कहीं ना कहीं उनका एक असर यूं हुआ कि मैं शायरी की तरफ आया और आज साहित्य रचना कर रहा हूँ।
जैसा कि आपने बताया कि आप गज़ल कुंभ में और दिल्ली में आपने एक बड़ा सा कार्यक्रम अटेंड किया। इसके अलावा भी आप राष्ट्रीय स्तर पे विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम किए हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताएं कि वहाँ पे कार्यक्रम करने का आपका अनुभव कैसा रहा और किन-किन लोगों से आपको दाद मिली, सराहना मिली? गज़ल कुंभ के बाद गज़ल कुंभ का मेरा पहला ऐसा मुशायरा था जहाँ बड़े लोगों के साथ मुझे मौका मिला। उसके बाद मैंने लगभग हर अच्छी जगह पर मुशायरे बड़े-बड़े लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ मैं पढ़ा हूँ, जिसमें से अगर मैं कहूँ तो मेरठ में गया, फिर उसके बाद जोधपुर, उदयपुर और ग्वालियर हो, आपका इंदौर, भोपाल और तमाम ऐसे बड़े शहर जहाँ बड़े लोगों के साथ मुशायरा पढ़ने का मुझे मौका मिला। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के मुशायरे शिवपुरी से हों या भोपाल से हुए हैं, उन सब में मुझे पढ़ने का एक मौका रहा है। तमाम ऐसे बड़े शायर जिनसे मुझे दाद मिली है और अनुभव मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। मैं जहाँ भी अपना गज़ल पढ़ने गया, अपनी मुशायरे में मैं जहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ मेरे बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं लोगों से। लोगों ने खूब सराहा है, गज़लें सुनी हैं और वही एक हौसला था जो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा। जी, आपकी पुस्तक की जो समीक्षा हुई है, उसपे भी बहुत अच्छे-अच्छे साहित्यकारों ने उस पर लिखा है, तबसरा दिया है। तो इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अभी जो लॉकडाउन का समय था, मंचीय कार्यक्रम के साथ-साथ जो लाइव प्रसारण होते थे, फेसबुक लाइव, उसमें भी बहुत लोगों को सुनने का, समझने का मौका मिला। तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं कि मंचीय कार्यक्रम और फेसबुक लाइव, इन दोनों में क्या अंतर है? जी, आपने जो किताब का ज़िक्र छेड़ा है, ये मेरी किताब अभी 2020 में ही पब्लिश हुई है। उसमें आप तबसरे की बात करें तो इसका जो दीबाचा है, इसकी जो भूमिका है, वो डॉक्टर अशोक मिजाज बद्र साहब ने लिखी हुई है और उसके बाद डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल साहब हैं इसमें, डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की पूर्व सचिव और ऐसे तमाम मेरे उस्ताद शायर जो मेरे उस्ताद हैं, इशरत ग्वालियरी साहब, उन्होंने भी अपना इसमें मंतव्य, अपनी बात कही हुई है मेरे लिए। मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ कि जो अभी लॉकडाउन में मंचीय प्रोग्राम नहीं हुए हैं, मुशायरे नहीं हुए हैं, वो हम लोगों ने फेसबुक लाइव के माध्यम से किए हैं। तो फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो, साहित्य के लिए बड़ा सशक्त माध्यम है और एक ऐसा टाइम जब सब लोगों के बीच चल रहा था, एक दूसरे से जुड़ पाना बहुत मुश्किल है, आदमी घर से बाहर निकलना मुश्किल समझ रहा था। उस वक्त जब ये हम लोगों के बीच आया और इसका फायदा ये हुआ कि वो तमाम बड़े शायर, बड़े नाम, जिन लोगों को हम शायद आसानी से उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको सुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसका फायदा ये हुआ पहला तो कि हम बहुत अच्छे लोगों को सुन पाए, हमें बहुत अच्छा सुनने को मिला। दूसरी चीज के जब सोशल मीडिया पे या फेसबुक लाइव और जो एक स्टेज शो है, उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि अब जब आप मंच पे पोएम्स अपना सुना रहे हैं, गजल पढ़ रहे हैं, उस वक्त सामने वाले को आप अपनी बात आसानी से कह सकते हैं, उसको आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन जब आप फेसबुक लाइव में कर रहे होते हैं तो सामने वाले की केवल बात आप तक पहुंच रही होती है, उसका जो कमेंट होता है वो आप तक आता है। तो कई बार यूं भी होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या और भी चीजें हो जाती हैं कि अभी जो बात कही है वो थोड़ी देर से पहुंचती है। तो बाकी ये बहुत अच्छा है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जितना इसका फायदा है कहीं ना कहीं उतना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम्स ही कहूँगा, हानि तो खैर बिल्कुल नहीं है। तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाती है कि आप लोगों से जुड़ नहीं पाते हो, अपनी बात उस हिसाब से नहीं पहुंचा पाते उन तक। जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी पुस्तक दिल धड़कता है से कुछ गजल, कुछ पसंदीदा शेर हमारे दर्शकों को सुनाएं। जो गजल है इसकी कि क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, अब के आंसू नहीं लहू रोएं, क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, अब के आंसू नहीं लहू रोएं, मैं ज्यादा ना आप कम रो, मैं ज्यादा ना आप कम रो, पास आओ के हूबहू रोएं, पास आओ के हूबहू रोएं। बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा ना आप कम रो, पास आओ के हूबहू रोएं, वक्त रुखसत है सो खुदा के लिए, वक्त रुखसत है सो खुदा के लिए, रख लें आंखों की आबरू रोएं, वक्त रुखसत है सो खुदा के लिए, रख लें आंखों की आबरू रोएं,
हाय छिन जाएगा हमारा दर्द, हाय छिन जाएगा हमारा दर्द, जख्म होने लगे रफू रोएं। हाय छिन जाएगा हमारा दर्द, जख्म होने लगे रफू रोएं। खुश्क आंखों का रोना भी क्या है, खुश्क आंखों का रोना भी क्या है, आंसुओं से करें वुजू रोएं। क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, अब के आंसू नहीं लहू रोएं। एक मतला और चंद शेर और हाजिर करता हूँ जी। मैं गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि कोई दामन कोई शाना होता, कोई दामन कोई शाना होता, मेरे अश्कों का ठिकाना होता। कोई दामन कोई शाना होता, मेरे अश्कों का ठिकाना होता। तुम नहीं कोई नहीं है जैसे, तुम नहीं कोई नहीं है जैसे, तुम अगर होते जमाना होता। तुम नहीं कोई नहीं है जैसे, तुम अगर होते जमाना होता। आपकी जो संग्रह है दिल धड़कता है, वो उसका टाइटल जो गजल है वो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। जी बिल्कुल, मैं जरूर अपने दर्शकों को और आपको ये गजल सुनाता हूँ। दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आजार, दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आजार, दिल धड़कता है। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आजार, दिल धड़कता है। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। हमारा यार तो रहता है झील के उस पार, हमारा यार तो रहता है झील के उस पार। सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है, सदा जो आती है इस पार दिल धड़कता है। और बतौर खास ये शेर सुनिएगा कि करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका, करे ना जिक्र भरी बज़्म में कोई उसका, मेरे हबीबो खबरदार दिल धड़कता है, मेरे हबीबो खबरदार दिल धड़कता है। और ये शेर सुने कि है आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी, है आज उससे मुलाकात की तमन्ना भी, कि उस पे आज है इतवार दिल धड़कता है, कि उस पे आज है इतवार दिल धड़कता है। कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, तो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है। कोई निगाह लगातार देखती है मुझे, तो यूं समझिए लगातार दिल धड़कता है कुछ अजीब सा आजार, दिल धड़कता है। हर एक सदा पे हर एक बार दिल धड़कता है। जी शुक्रिया। जिया साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी गजलों को और गीतों को बहुत सारे गजल गायकों ने और सिंगर्स ने गाया है, और मुझे लगता है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके गीत इतने चर्चित हुए हैं और सिंगर्स इसको पसंद कर रहे हैं और गाते हैं। तो इन उपलब्धियों के बारे में बताएं कि कहाँ और किन किन लोगों ने इसे परफॉर्म किया है। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ या जो लिख पाता हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। पहली चीज तो ये है कि लोगों को पसंद आ रहा है तो लोग उसको गा रहे हैं। और इसमें ऐसे तमाम लोग हैं जिन लोगों ने मेरी गजलों को गाया हुआ है या जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। उनमें सबसे पहले अगर मैं जो मेरी गजल सबसे पहले जिन्होंने गाया हुआ था उनके अगर मैं नाम लूँ तो वो अहमद रजा थे, जिन्होंने मेरी गजल हर दफा दिल ये खता करता है बेवफाओं से वफा करता है, इसको आकाशवाणी इंदौर से गाया हुआ था। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और मोहतरमा राखी चटर्जी साहिबा जिन्होंने कोई दामन कोई शाना होता इसको केरल लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी आवाज दी और वहाँ पे लोगों सुनाया गाया। उसके बाद उन्होंने ही अपने कई स्टेज शो में मेरी गजलों को गाया हुआ, जहाँ दिल्ली या और बाहर भी उनके शोज हुए उन सब में गाया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। आस्था दीपाली जिन्होंने मेरा एक गीत उसको दूरदर्शन मुजफ्फरपुर से गाया हुआ था पेश किया। उसके बाद अजहर मेवान हैं जिन्होंने मेरी ये गजल जो अभी आप लोगों के सामने में पढ़ रहा था, क्यों ना अब उसके रूबरू रोएं, अब के आंसू नहीं लहू रोएं, इस गजल को नवोदय विद्यालय ऑल इंडिया कंपटीशन में दिल्ली में गाया और वहाँ पे वो विजेता रहे। ये मेरी खुश नसीबी थी कि उनसे बात उनके माध्यम से बात लोगों तक पहुंची और लोग उसको सराहे और उसको सुना। अजहर मेवान के बाद जो मेरी गजल गाए हैं वो मोहम्मद वकील साहब हैं, एक बड़ा नाम गायकी में उनका है। तो उन्होंने मेरी गजलों को आवाज दी है और
इस हिसाब से इस तरह बहुत सारे सिंगर्स का और प्यार, लोगों की मोहब्बत मुझे उनसे मिली हुई है। आप अभी किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में भी बहुत सारे सृजनात्मक कार्य आपने किए हैं, तो क्या आपकी योजनाएं हैं और भविष्य में अभी कौन-कौन सी गीत गजल आने वाली है? जी, अभी लॉकडाउन एक हिसाब से दुनिया के लिए एक बद्दुआ जैसा साबित हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको ठीक से सोचा जाए तो लोगों को अपने आप को समझने का एक मौका मिला है, अपने आप से बात करने का मौका मिला है। और उसी सिलसिले में मैंने कुछ काम किए जो अभी सामने आने वाले हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण काम ये है कि मेरी नई योजना में एक किताब अभी आने वाली है, जो मैंने उसको संपादित किया हुआ है, और उसमें पूरे देश भर से लगभग 40 गजलकारों को, युवा गजलकारों को रखा हुआ है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। तो पहले तो वो किताब मैंने लॉकडाउन के दरमियान पूरी की। उसके बाद कुछ एक गाना मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इस दरमियान किया। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे, जब लोगों की आस और उम्मीदें टूट रही थी, उस वक्त मुझे ये गाना करने का मौका मिला। और इस गाने को शिखा मयंक ने कंपोज किया हुआ है और मशहूर सिंगर मोहम्मद वकील साहब ने इसको अपनी आवाज दी है। उसके बाद आगे के काफी सारे काम हैं जो अभी मेरे हो रहे हैं, चल रहे हैं। उसमें कुछ गीत हैं, कुछ गजलें हैं। कुछ गजलों में अभी मैं सोनल शाह के साथ काम कर रहा हूँ, जो आगे वक्त में आपको सुनने को मिलेंगी। कुछ एल्बम्स हैं जिनमें भी काम कर रहा हूँ मैं। शिखा मयंक के साथ 2-3 गजलें और गीत मैंने किए हुए हैं, तो वो सब आपको सुनने को मिलेगा। और ये जो शिखा मयंक जी के बाद में जो महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ, वो एक वेब सीरीज है ग्रे स्टोरीज करके, जो संगीतकार संजीव शर्मा के साथ मैं कर रहा हूँ। उसमें कुछ गाने मैंने लिखे हुए हैं जो जल्द ही आपको सुनने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि इन गानों को बॉलीवुड की मशहूर सिंगर चंदना दीक्षित साहिबा गा रही हैं, तो आने वाले प्रोजेक्ट में ये सब शामिल है मेरे। जी, जिया साहब, आपके बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो बिल्कुल हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं और हमारी रूह तक पहुँचते हैं। बहुत रूहानी आवाज़ है उसकी। तो अभी जो प्यार और जो सम्मान आपकी गज़लों को मिल रहा है, हाल ही में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आपको पिछले वर्ष सम्मान, युवा साहित्यकार सम्मान मिला, और शाद अजीम आबादी सम्मान 2021 आपको कल उनकी पुण्यतिथि पर मिलने वाला है। सबसे पहले हमारी बधाई स्वीकार करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सम्मान से आपको कैसा महसूस होता है और किस प्रकार की जिम्मेदारी महसूस होती है? सम्मान से मुझे लगता है दुनिया के हर इंसान को सुखद अनुभूति होती है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं और उस काम का जो रिजल्ट होता है वो हमारे सामने होता है। उसका जो किया है उसका देखने को हमें मिलता है कि हमने क्या बोया है और क्या हम काट रहे हैं। तो ये खुशी की बात है और बहुत बहुत खुशी मुझे इससे महसूस होती है। और शहादत अजीम आबादी सम्मान मिलना अपने आप में एक गर्व की बात है। और मैं इस सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सम्मान मिलने पर जो सुखद अनुभूति होती है उसके साथ एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और हमेशा मैंने ये महसूस किया है कि एक सम्मान के बाद आप दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए एक जिम्मेदारी लेके चलते हैं, और आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि आप साहित्य में वो काम करें, एक बेहतर मुकाम हासिल करें और लोगों के सामने एक अच्छा साहित्य परोसें। जी, आपने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया उम्मीद के गाने का जिक्र किया जो बहुत पॉपुलर हुआ है और ऐसे समय में एक हिम्मत बढ़ाता हुआ गीत है, तो आप हमारे दर्शकों को वो जरूर सुनाए पंक्तियां। जी, वाकई ये गीत लिखने के बाद मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि ये एक पॉजिटिव है और लोगों को ऊर्जा देगा, और इस हिसाब से मुझे बहुत खुशी हुई इसको करने के बाद। तो ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का गीत है, लोगों को एक हौसला देने के लिए हम लोगों ने किया हुआ है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि सांस भरो मुट्ठी कस लो, देखो पास सवेरा है। सांस भरो मुट्ठी कस लो, देखो पास सवेरा है। अगले ही पल छट जाएगा इस पल जो अंधेरा है। बुझती आशाओं में हम प्राण फूंकेंगे, दीपों से दीप जलाकर जग रोशन करेंगे। उम्मीद रखो हम जीतेंगे, उम्मीद रखो हम जीतेंगे। जी शुक्रिया। जी, आपकी गजलों में एक खास बात है कि उसमें रिवायती अंदाज भी और जदीद भी है। तो आपने नए प्रतीकों का भी प्रयोग किया है, नए उपमानों का प्रयोग किया है, और आजकल की जो मिश्रित भाषा है हिंदी और उर्दू से परे आपने गजल को परिभाषित किया है। तो हमारे दर्शकों को कुछ अपनी ऐसी शेर, चंद अशार आप सुनाएं जिसमें दोनों का मिश्रण हो। गजल
जो मेन गजल है, जो मुख्य गजल है, वो मेरे हिसाब से रिवायत से ही जुड़ी हुई है और रिवायत से वो निकली हुई है। और जैसा कि नियम है परिवर्तन, हर चीज में हमेशा एक बदलाव, एक परिवर्तन होता रहता है। तो गजल भी अपने नए कलेवर में आ रही है, एक जदीद शायरी के तौर पे लोगों के सामने है। जदीद शायरी में अच्छी बात यह है कि भाषा की जो क्लिष्टता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है और हम आम बोलचाल के शब्दों को अपने उसमें लेके आ रहे हैं। तो जदीद शायरी अगर तगज्जुल के साथ आती है, उम्दा ख्याल के साथ आती है, तो बहुत अच्छा है। इससे संबंधित मैं कुछ अपने 2-3 शेर पेश करना चाहता हूँ। शेर यूं है कि अब के तो अश्क भी नहीं आए, अब के तो अश्क भी नहीं आए, अब के दिल बेहतरीन टूटा है। दिल तो कॉमन सी चीज है यारो, दिल तो कॉमन सी चीज है यारो, मुझसे उसका यकीन टूटा है। चलते चलते हमारे दर्शकों को, या जो हमारे नए लिखने वाले हैं, गजल शायर जो उभर रहे हैं और लिखने के प्रयास में हैं, उन लोग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो शायरी कर रहे हैं या शायरी के लिए दिलचस्पी पैदा हो रही है उनके अंदर, उनको कहना चाहूंगा कि एक शायरी एक सिलसिला ऐसा है कि वो उम्र भर चलने वाला है और किसी मकाम पे आके आप रुक नहीं सकते हैं। आप जितना आगे जाते हैं उतना आगे जाने की आपके अंदर गुंजाइश बनी रहती है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़िए और बहुत मेहनत कीजिए। आप 1000 गजलें लिखने से बेहतर 4 गजलें लिखें और अपने काम पर ध्यान दें, लोगों को अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने और मेहनत के साथ ही लोगों के सामने आए। जिया साहब, आप इस कार्यक्रम में आए और अपने साहित्यिक सफर के बारे में हमें जानकारी दी, अपने गजलों से हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया और अपने उपलब्धियों और सम्मानों के बारे में बताया। तो हमारी यही शुभकामना है कि आपको नई उपलब्धियां हासिल हों, इस नया वर्ष आपके लिए सम्मानों से भरा हुआ हो और सभी का प्रेम प्यार आपको मिलता रहे। आप इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम फिर साहित्य का एक नया अंक लेकर आएंगे जिसमें नए युवा प्रतिभावान साहित्यकारों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मैं आरती आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।